मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज सुजलाम सत्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम हमसे तुमसे मिलकर बंधा देश सारा धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो साझी संस्कृति से बंधा देश सारा एक है हम सभी एक ही राष्ट्र है हमारा वंदे मातरम वंदे मातरम बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शो की शुरुआत करेंगे, बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो तमाम सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, उन सबका बहुत बहुत स्वागत, और वो तमाम बुजुर्ग जो शो में इतनी भीषण गर्मी में भी मौजूद रहते हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवानों को सैल्यूट। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। आज के मुद्दे पर भी बात करेंगे। मुद्दा क्या है उसको भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बातचीत आप ही लोगों से शुरू होगी। जो लोग दूर से आए हैं, उनसे पहले जो आज आए हैं, पहली बार आए हैं, उनसे जरूर पहले मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल। कहां से आए हैं साहब? यूपी से। यूपी में कहां से? भदोही। भदोही से, कारपेट वाले एरिया से, कालीन नगरी। जी, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं जो बताएंगे? नहीं, हम पूछना नहीं चाहते हैं आपसे। हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, घर द्वार सब अच्छा है, पानी पिया कि नहीं पिया, चाय पी कि नहीं पी, सब पी लिया। इतना बड़ा आदमी हमने देखा ही नहीं दुनिया में कभी, जो इतना संतुष्ट हो, इतना अच्छा हो सब जगह से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी, कहां से आई हैं आप? दिल्ली से आए। दिल्ली से। क्या नाम है इनका? क्या नाम है बताइए? टाइम नहीं वेस्ट करते बिल्कुल भी, जरा सा भी, बहुत कीमती वक्त है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ इधर? सर, इसके पापा, दादा, चाचा सब आपके बहुत बड़े फैन हैं और सब लोग यहाँ आ चुके थे, हम नहीं आए थे, तो इसको आपसे मिलना था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दादा, चाचा, पापा सब आ चुके हैं, ये नहीं आई थी। तो बहुत अच्छा किया तुमने कि आ गए, शो देखने आ गए, तुम भी आ गए। और मैम कहाँ से आप आई? दिल्ली से आए। दिल्ली से। तो बड़ी गर्मी है ना? तो क्या आप यहाँ खड़ी, आज तो थोड़े बहुत बादल भी दिख रहे हैं। बहुत अच्छा तो नहीं है, उमस तो काफी है, लेकिन हाँ ये है कि आपको भी सैल्यूट है। और कुछ कहना चाहती हैं? या प्रोग्राम का हिस्सा देखिए, बनिए, प्रोग्राम देखिए, फिर मैं आता हूँ आपसे। जब गर्मी आएगी ना प्रोग्राम में थोड़ी सी, तब थोड़ी ठंडक आएगी। अभी तो ऐसे ही है। जी, कहाँ से आना हुआ? भोपाल से। भोपाल से। वाह, क्या मतलब, ये इतना सफेद कैसे रहता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मेरा सवाल आपसे, इतना सफेद कैसे है ये? सफेद है तो सफेद ही है। क्या बात है। क्या नाम है साहब आपका? पुनीत टंडन। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ इधर? बस एक मेरी हेयरिंग थी अच्छा। अनुसूचित जनजाति आयोग में, नेशनल हेयरिंग, उसमें अच्छा, उसमें वो हो गया। तो आज का मुद्दा भी लगभग आप ही के आसपास का ही पड़ेगा। जो मुद्दा है, उन्होंने आज बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी जो लोग हैं उनके साथ बेइंसाफी हो रही है और उनके कोटे को मुसलमानों को दिया जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ये बात कही, उन्होंने राजस्थान में बात कही, कहा कि दिल्ली की बात उन्होंने कोट करी। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर राजस्थान में उन्होंने कहा कि 8 जिले या 9 जिले ऐसे हैं जहां पे ओबीसी को कुछ आरक्षण जो मिलता है वो मिला ही नहीं। और सबसे बड़ी बात को नजीर उन्होंने बंगाल में दिया है। मैं उस मुद्दे पर आऊंगा, जरूर बात करूंगा। जी नमस्ते साहब, कहां से आना हुआ? दिल्ली से आए जी। जी, क्या नाम है साहब? कृष्णलाल। कृष्णलाल जी, कुछ कहना चाहते हैं? अभी तो कुछ नहीं, आगे भी कहेंगे। हाँ, आगे देखिएगा, 24 तक जरूर बोलिएगा।
24 तक जरूर बोल दीजिएगा। आ रहा हूं कंपोज जी। बहुत जी, क्या नाम है साहब आपका? सर आदित्य भारद्वाज। आदित्य भारद्वाज। क्या काम? ऑटो वाले भैया हैं आप, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पार्ट टाइम सर ऑटो चलाता हूँ। पार्ट टाइम ऑटो चलाते हैं। और वैसे सर मास कॉम कर रहा हूँ। गजब है भाई, पार्ट टाइम ऑटो चलाते हैं। मुझे जो रोज आते हैं शो में, उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। और ऐसे लोग भी हैं जो शो में, जिन्होंने मुझसे कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कुछ एक छोटी सी दुकान दिला दीजिए और जहां से मैं चाय बना सकूं और यूपीएससी की अपनी तैयारी कर सकूं। ऐसे लोग भी हैं और शो में आते हैं। तो भैया ऑटो चलाते हैं पार्ट टाइम, और उसके बाद मास कम्युनिकेशन यानी पत्रकार बनने का जज्बा है आपके अंदर। बिल्कुल सर, और अपना अभी जो है पोर्टल भी चला रहा हूँ, जिसके लिए शाम को डेली न्यूज भी लिखता हूँ। स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, न्यूज भी लिखते हैं। भाई धीरे ताली नहीं बजनी चाहिए, ये ताली वहां तक जानी चाहिए जो लोग कहते हैं कि मेरे लिए काम नहीं है, कुछ काम खोजिए मेरे लिए। ये वहां तक, उनके कानों तक जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनकी बात ये नहीं कह रहा हूं कि काम, अभी तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब आप आगे आएंगे ना, तब नौकरी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन आप इतने तो हकदार हैं इस जगह की कि कम से कम आइडेंटिफाई तो आप होते हैं। और इस नाते मैं आपको अंदर बुलाना चाहता हूं। आइए, अंदर आइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने घंटे ऑटो चलाते हैं आप? ये शो ही इसलिए है, ये शो इसलिए हा करके चला, वो तो सब करिए। मैंने कहा कि ड्रामा जितना है वो सारा मेरे हिस्से में है। मुझसे बड़ा कोई ड्रामेबाज नहीं, सबसे बड़ा ड्रामा। लेकिन सारा जो काम काज का मामला है वो इस शो का सबसे बड़ी हकीकत है। उसी पे ये शो टिका हुआ है ऐसे। बाकी सारे लोग उसको देख देख के जो मामला शुरू करें, लेकिन ये शो ऐसे ही टिका हुआ है इसलिए क्योंकि रियल चीजें जो है आइडेंटिफाई होनी चाहिए। भारद्वाज साहब, कितने घंटे ऑटो चलाते हैं आप? डेली 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे चलाते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? बरेली उत्तर प्रदेश से। बरेली उत्तर प्रदेश के। तो ये पत्रकार बनने की क्यों सोची? सर मैंने, क्योंकि जो हमारे यहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि है, तो वहाँ पर मैं देखा करता था कि एक तो प्रिंट मीडिया का जो है, तो अगले दिन अखबार आता था और तब तक जो है, और एक गांव में मुश्किल से 1 या 2 अखबार आते थे, और वहां पर लोग जो है जाकर दूसरे के घर पे जाके पढ़ा करते थे। और उसके बाद जब जो है मीडिया का जो अपना ये न्यूज का सिस्टम है, जितना भी चैनल वाला, तो ये बहुत ही कम था, क्योंकि पहले जो है लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं थी गाँव में, और अब जो है सोशल मीडिया का भी दौर है। तो अब ये है कि जो भी चीजें होती हैं वो तुरंत लोगों तक पहुंच जानी चाहिए, लोगों के पास जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए जो भी हमारे यहाँ घट रहा है। मैं अभी धीरे धीरे चीजें आती हैं और आप धीरे धीरे वाली चीजों में आने लगे हैं। कम से कम इतना तो है कि आपके अंदर कोई जज्बा है, आप कुछ करना चाहते हैं, एक ऑटो चलाते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं। मैं आपकी यात्रा सुगम हो, आपकी यात्रा सफल हो, इसके लिए तमाम सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपको एक बात और आश्वासन देता हूं, जब मन लगे, जब मौका लगे, तो यहां पर बोलने के लिए हाथ से तो नहीं, सीखने के लिए हाथ से, ये पूरा का पूरा भैया जी आपके लिए है, जब भी आना चाहें। बिल्कुल सर, जो है आपको देख देख के भी काफी कुछ सीखते हैं। आप तो जो है वैसे मैंने इतना बूढ़ा थोड़ी ना हो गया हूं मैं, है? सर मैंने जो है आपके को जो है पहले मैं बचपन से टीवी पे देखा करता था। अरे थोड़ा छोड़ो, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ भी। अरे सर जो है फिर मैंने आपके बारे में जब पढ़ा तो पता चला कि आपने जो है प्रिंट मीडिया से ही अपनी स्टार्टिंग की थी। चलो छोड़ो, मेरे लिए नहीं, मेरी बात नहीं, तुम वहां बैठो और सीखो, और मन लगे तो इधर आ जाओ, कैमरे के पीछे चले जाओ, क्योंकि शुरुआत कैमरे के पीछे से होती है। कैमरे ना 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 ना, अरे आशीर्वाद, तुम्हारे दिल से आशीर्वाद है। ऐसे लोग जब मिल जाते हैं तो लगता है कि मैं शो कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। बस मुझे मैंने आप मुझे जैसे मिल जाते हैं, जब दिखे और मैंने आपसे पूछा तो मुझे लगा कि बस ठीक है, मैं काम अब ठीक से कर रहा हूं। आपकी प्रतिभा आपको ऊपर तक लेके जाएगी, वो मुकाम हासिल होगा जो आप जिसके हकदार हैं। बस मेहनत करते रहिएगा, चीजें पढ़ने, 2 ही काम है, अच्छा बोलता वही है जो अच्छा लिखता है, बोलने से लिखने पे नहीं आते हैं। ठीक है, वो बात की बात है। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उस तरफ बढ़ता हूं। ऋषभ तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋतु चौधरी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब कुछ देर में हाजिर होंगे। ईशान त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदिक, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवल ऑटो वाला, हो गजब, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे गेस्ट हैं आप, अब पिछले इस हफ्ते से चल रहे हैं ना गेस्ट, अब आप तो बने रहेंगे गेस्ट।
एक बार जो गद्दी पे पहुंच गया वो कहां उतरता है जल्दी, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठिए, शुक्रिया। अंकित एनजीओ से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका काम बेहतरीन काम, और ये तमाम सारे लोगों को जो दिक्कत में होते हैं, परेशान होते हैं, उनके कार्यों को लिखते हैं और फिर उसको बाद में जब चला जाता हूं उसके बाद ये तमाम सारे लोगों से बातचीत करके, फोन करके उसको निपटाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं दया शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुरुआत करता हूं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। 2011 में बंगाल में 108 ओबीसी जातियां थी, जिसमें 53 मुस्लिम थे, 55 हिंदू जातियां थी, 71 नई जातियां जुड़ी और अब मुस्लिम ओबीसी जातियां 118 हो गई। रोहिंग्याओं को आरक्षण दिया जा रहा है, घुसपैठियों को आरक्षण दिया जा रहा है, और ये बात सर्वे, नेशनल सर्वे में निकल के आई है। बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं, जिसको जब जहां जैसे बोलना होगा हाथ उठाएगा। टोपी वाले भैया वो भी, गैर टोपी वाले वो भी। जी ऋषभ। प्रतीक जी, आज का जो शुरुआत हुआ वो आपके शो की खूबसूरती से हुआ, तो चंद लाइन उसके लिए मैं कहना चाहूंगा। रोज शाम 6 बजे आते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, कभी सरकार तो कभी सोई हुई जनता को आ करके जगाते हैं। बेवजह हर वक्त विपक्ष यहाँ कहता मरता लोकतंत्र है, लेकिन भैया जी कहीं में लोकतंत्र नजर आते हैं और ऐसी खूबसूरती नजर आते हैं। क्या बात है। मुझे लग रहा है कि अगर राजनीति में नहीं सफल हुए तो कभी सम्मेलन में जरूर में हो जाएंगे, जरूर। अच्छा, बदलता भारत है, कहीं भी सफल हो मौका दे रहा है ये भारत। प्रवक्ता वो अच्छा, प्रवक्ता वो अच्छा जो हर बात से क्वाइन करे। मैं लगता है वहां कहां से आए हैं आप? बदोही वाले भैया उठ गए हैं, अभी डुबकी लगाओ, आ रहे हैं, अब देखो कब मौका है। जी हाँ। मैं तो विषय पर बोलूंगा, और मैं देख रहा था उसमें लिखा था कौन हक मार रहा है। हाँ, देश का हक कौन मार रहा है, हिंदुओं का हक कौन मार रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा देश का हक ये आरक्षण मार रहा है। देश का हक आरक्षण मार रहा है। कैसे? हाँ। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक 90 नंबर पाता है और एक 37 नंबर पाता है, लेकिन अगर 90 नंबर कट ऑफ है, 1 नंबर नीचे आ गया, वो 37 वाले का हो रहा है, तो किसका अधिकार मार रहा है भाई? मैं क्या करूं? मेरा बच्चा हो, अगर वो योग्य नहीं है, वो चपरासी योग्य है तो चपरासी बने, वो डीएम बनने लायक है तो डीएम बने। ये राजनीतिक दल, ये देश के लिए सबसे खतरा ये नेता हैं, ये राजनीतिक दल हैं। अपने फायदे के लिए, मैं बार बार कहता हूं, अपने फायदे के लिए देश को बांटा जा रहा है, और सबसे ज्यादा हिंदुओं को बांटा जा रहा है, मुस्लिमों को गोलबंद किया जा रहा है। ये डिबेट कहा, मुझे मालूम है हिंदू मुसलमान पे डाइवर्ट हो जाएगी। आरक्षण से डिबेट शुरू हुई है। देश की आजादी से पहले प्रावधान किया गया, ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, उसके बाद अंबेडकर जी ने प्रावधान, उसके लिए अंग्रेजों के जमाने में प्रावधान आरक्षण का, 35 का जो अधिनियम है उसमें प्रावधान। लेकिन आज की डिबेट का जो मुद्दा है वो ये है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्याज हैं, उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है। ये लोगों के लिए मैं ऑफकोर्स मैं आऊंगा आपके पास, सारी डिबेट ओपन है। तो ये कैसे स्वीकार्य है या अस्वीकार्य है, और इसी की बात को बीजेपी के अध्यक्ष ने उठाया। वेरी क्विक, कम टू द टॉपिक। प्रतीक जी, आपके ही चैनल में आर पार में और एक रिपोर्ट में दिखाया गया था कि किस कदर झारखंड में घुसपैठियां बढ़ रही है। यह विषय इसलिए निकला है क्योंकि अगर देश में अवैध घुसपैठी होती है और झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, चूत शब्द नहीं बोला जाता। जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, आए दिन वहां पे अलग, यहाँ पे बीजेपी के ने मुद्दे उठाए, लेकिन ये चुप्पी साधे हुए हैं, वहां घुसपैठी पे कुछ नहीं बोलते। उन लोगों को आरक्षण देकर अपनी वोट बैंक बढ़ाते हैं, और वो मुसलमान के लिए नहीं कहा जा रहा, उन गलत घुसपैठियों के लिए कहा जा रहा है, जिनको ये मुख्य धारा में जोड़कर अपनी राजनीति एक सेकुलर देश में जोड़ना चाहते हैं। जी, कांग्रेस। देखिए, सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है, और शिकायत कौन कर रही है? भाजपा ही शिकायत करती है। सुन लीजिए, मैं आपके पीछे बोली नहीं ना, आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि बंगाल में आप ऐसा कर रहे हैं, बंगाल में हो रहा है। बंगाल में तो हम नहीं है। बंगाल में क्या तो हो रहा? आप बोल सकती हैं दीदी के लिए खिलाफ? नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, पहले तो भाजपा की बात कर लूं कि जेपी नड्डा जी इस प्रकार के उल जलूल बयान देते हैं। आप बताइए कि जनगणना 2021 में होनी थी, आज 2023 है। जो रेगुलर प्रोसीजर जो है वो भी ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं जातीय जनगणना करवा रही है जो भाजपा सरकार?
क्योंकि इनकी पोल खुल जाती है अगर ये नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि वो यही मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं जातीय जनगणना की बात करने वाले राजस्थान में बताएं कि 8 जिलों में ओबीसी को राइट क्यों नहीं दिया गया, वो ये बात उठा रहे हैं। यही बात हम भी उठा रहे हैं कि क्यों नहीं जातीय जनगणना करा रहे और क्यों नहीं बता रहे कि कितना हो। जहां आप कर सकते हैं न्याय वहां तो कर नहीं रहे हैं आप। नहीं, जो आप प्रधानमंत्री होकर भी जातीय जनगणना नहीं करने दे रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, ओबीसी को जहां तो आपके पास ताकत है राजस्थान में, ओबीसी को उसका हक नहीं दे रहे। आपके पास तो देश की ताकत है, आप क्यों नहीं करवाते जनगणना? जनगणना करवाइए, जिसकी जितनी देखिए मैं सुनिए, कुछ राज्य के अधिकार हैं, कुछ केंद्र की जातियों के हैं। वो कह रहे हैं कि 118 जातियां हो गई। बंगाल में 91.5% जो ओबीसी को मिल रहा है उसमें मुस्लिम है। प्रतीक जी पहले ये तो बताएं कि ओबीसी प्रतिशत है कितना? केंद्रीय सेक्रेटरीट में केवल 7% ओबीसी का जो है वहाँ पे जगह है, केवल 7% 100 में से। क्यों नहीं बता रहे? जातियों के हिसाब से आरक्षण क्यों नहीं दिया? राइट। देखिए इनकी ओबीसी प्रेम, जाति प्रेम कुछ उस प्रकार है। एक ऐड आता था, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। ये आम जिंदगी है, मेंटोस जिंदगी। इनकी चुनावी जिंदगी कुछ और है और आम जिंदगी कुछ और है। ओबीसी की जहां तक बात करते हैं, ये जब बिहार जाएंगे, यूपी जाएंगे तो उनकी वोट लेने की बात करेंगे, लेकिन जब उसके हित की बात आती है तो 27 मंत्री भाजपा ने दिया है, और उनके हित की बात आती है तो उनके लिए लड़ने का मुद्दा भाजपा उठाती है। प्रतीक जी, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मानवता से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब किसी व्यक्ति पे महंगाई की मार पड़ती है, जब किसी व्यक्ति की नौकरी जाती है, जब कोई व्यक्ति अपने घर में राशन नहीं ले जा पाता, तो वो ये नहीं देखता कि वो हिंदू है, मुसलमान है, वो ओबीसी है, वो दलित है, वो ऊंची जाति का है, किस जाति का है। पहली बात तो ये, तो जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। दूसरी बात, अब मैं बता देता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 9 साल हैं उसमें कितना इन्होंने ओबीसी का हित देखा है, कितना एससी का देखा है, कितना एसटी का हित देखा है। इन्होंने जिस तरह से ये निजीकरण कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, उसमें 2014 में 13 लाख नौकरियां होती थी पब्लिक सेक्टर यूनिट में, जो आज घट के 8 लाख रह गई हैं। इसका मतलब ये है लगभग कि सीधा 2.5 लाख नौकरियां जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज को मिलनी चाहिए थी, वो मिलना बंद हो गई हैं। इसी तरह से रेलवेज में 18 लाख नौकरियां होती थी 2013 में, जो आज घट के सिर्फ 11.8 नौकरियां रह गई रेलवेज में। लगभग 7 लाख नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी, जिससे सभी वर्गों पे फायदा पड़ा है, ना ही कि एससी, एसटी, ओबीसी ऊंचे वर्ग पे भी फायदा पड़ा है। दूसरी बात, अभी एक बात करते हैं राजस्थान की। देखिए अशोक गहलोत जी ने यहां तक कि ये तक कर दिया राजस्थान में कि अगर आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास एमबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप एक आवेदन, आप जब नौकरी का आवेदन करेंगे तो एक एफिडेविट देके आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप सर्टिफिकेट बाद में दे सकते हैं, ये सहूलियत दी है। दूसरी बात, आइए छत्तीसगढ़ पे, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में क्या किया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार से पहले 14% आरक्षण था ओबीसी का, जो आज बढ़ के 27% हो गया है, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो। एससी का भी इसी तरह से 12% था, जो बढ़ा के अब 13% कर दिया गया है। तो फर्क साफ है प्रतीक जी कि कौन एससी, एसटी वर्ग को और ओबीसी समाज को लूट रहा है। जी, और जी जनाब, मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये मुस्लिम समुदाय के जो है आरक्षण को जो बढ़ाया गया है बंगाल में, क्या नहीं, वो ओबीसी का दिया है, ओबीसी का दिया है, मैं मानता हूं उस बात को, ओबीसी को दिया है, लेकिन जो ये बढ़ा करके मुस्लिम समुदाय को आए दिन आधार कार्ड और उनका प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, घुसपैठियों को हिंदुस्तान में लाया जा रहा है, उसके ऊपर ये विरोध में क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी बोलती है? इसलिए कि इन्होंने तो यही काम किया है, जो भी गए हुए थे हिंदुस्तान में 1947 के बाद पाकिस्तान में गए थे, उनको 1947 से लेकर 1958 तक वापस बुला लिया गया, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। मैं यही पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? 2014 से पहले भी इन्होंने यही खेल किया है। और रही बात यह कि जो ये आरक्षण पे मुद्दा बनाया है, जी देखिए, झूठ की फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकलता है ना, वो भी झूठ ही निकलेगा, बिना किसी तथ्य के। अब बहस हो रही है, उन पे तथ्य होता पेश करते कि इन लोगों को आरक्षण मिला, इतने % आरक्षण मिला। मैं दे देता हूँ, रुकिए। बंगाल में आरक्षण का लाभ पाने वाले 91.5 लोग मुस्लिम पढ़े, तो वही तो उसी में तो बहस है। पंजाब में सुनिए, पंजाब में ओबीसी के लिए कोटा 25% है, मगर सिर्फ 12% ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिया जा रहा है।
राजस्थान में 8 जिलों को आदिवासी जिले में घोषित कर दिया गया, जिसमें ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ये तथ्य कहाँ से आए? दूसरी बात, ये तथ्य कहाँ से आए? हाँ। ये तथ्य आए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 2018 में संवैधानिक दर्जा मिला। एनसीबीसी ने फरवरी-मई 2023 के बीच इन राज्यों का सर्वेक्षण कराया। सर्वे में आरक्षण नियमों को लागू करने में गड़बड़ी पाई गई। अब आगे आओ। ओबीसी की इतनी चिंता कर रहे हैं। अब ये तो तय हो गया कि ना कि बहस काहे के लिए हो रही है। सुनिए, वो तो मैंने देख लिया। हाँ। लेकिन इसका कोई तथ्यात्मक आंकड़े नहीं है। उनकी लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ इन लोगों को मिला आरक्षण। तो जातियां, मैं आप कहें तो 118 जातियां पढ़ दूं मैं। दूसरा मैं पढ़े दे रहा हूँ अभी। लोकसभा में जितेंद्र सिंह इनके मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि लोकसभा में जो सचिव स्तर के लोग हैं वो कितने हैं, तो अतिरिक्त सचिव 93 है, जिसमें एक भी ओबीसी नहीं है। 5 SC है, 6 ST है, और जहां तक संयुक्त सचिव की बात है 275 संयुक्त सचिव हैं, जिसमें से 12 SC हैं और 11 ST हैं। उसमें बताइए 15 केवल ओबीसी हैं। तो ये बता रहे आरक्षण की दुनिया में चिंता कर रहे हैं, और लेकिन इन्होंने एंगल वही ढूंढा हिंदू। नहीं, ये सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मैं इनसे भी पूछ लेता हूं। एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर के मुताबिक बंगाल में ओबीसी की लिस्ट में 179 जातियां हैं। 118 मुस्लिम समुदायों से हैं। 2011 के बाद पश्चिम बंगाल में 71 नई जातियां ओबीसी की शामिल की गई, जिसमें 65 मुस्लिम और 6 हिंदू जातियां थी। देखिए एंगल वही आ गया। अभी ऑर्गेनाइजर वही आ गया है। एक मिनट, मैं आ गया। ये जो आज SC ST की राजनीति कर रहे हैं, जो SC ST समुदाय की बात कर रहे हैं, ये सेक्युलर राजनीति जो है अपने बंद गलियारे में ये लोग पीछे से करते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण। सबसे पहले मैं मुसलमान हूं, और मुसलमान जो इस्लाम का मूल सिद्धांत है उसमें जातिवाद है ही नहीं, उसमें जातियां ही नहीं होती। लेकिन तुष्टीकरण करने के लिए और अपनी राजनीतिक समीकरण को बनाए रखने के लिए ये इस्लाम के मूल सिद्धांतों के अगेंस्ट मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, और ये सब लोग आज खामोश है। और देखिए किस तरह से, देखिए कहां पे तीर निशाने पे लगा। और ये बोली, ये सवाल पूछ रही, इनको पूछने का अधिकार है, पूछने दीजिए। मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि कभी बंगाल गई है? वहाँ पे मैं मुसलमान खड़े कर दूं और हिंदू खड़े कर दूं, ये फर्क बता दे मुझे कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। बिल्कुल भी नहीं। मैं मुसलमान हूँ, मुझसे ज्यादा जानती है क्या ये? क्योंकि कांग्रेस की है तो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ये बात करेगी। देखिए मैं आपके समय पे नहीं बोली थी, तो जब आपको मौका दिया जाएगा तब झूठ बोलिएगा। अभी सच बोलने का समय है, अभी सच का समय है। सच बोलने दीजिए। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति की पोल खुल रही है। ऋतु, 1 by 1। मैं मुसलमान हूँ जिसने कलमा पढ़ लिया। इस्लाम के मूल सिद्धांतों में किसी भी तरह की जातीय भेद नहीं होता। आप टीवी चैनल पर बैठ रहे, जो मौलाना वर्षों से बैठ रहे हैं, उनके मुंह से आपने बात सुनी होगी। इस्लाम जाति के विरोध में है, और ये यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। बात करते हैं SC ST की राजनीति, लेकिन पीछे से तुष्टीकरण करने के लिए SC ST का हक देते आया। अरे रुको, बार बार हाथ उठाते हो। जब आया था तब तो बोले नहीं। जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ था आपका? भोपाल से। बोलिए। मैं तो ये बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में से बांटने का काम हो रहा है। मुद्दे से भटक रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जातियों पर बांटने का काम कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं दिया। महंगाई चरम सीमा पे है, युवा बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में 3 साल में मात्र 21 नौकरियां मिली हैं। अभी डाटा आया है। बताइए, 18 साल से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, लोग बेरोजगार है वहां पर, एक भी एजुकेशन का हब नहीं खुला है। आज आप देखिए क्या स्थिति है। जी, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, देख रहे हैं तूफान आ रहा है। कहा गया है कि जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकरा जाए उसे बेरोजगार कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कुर्ता रोज बदल के आ जाओ तो कभी थोड़ी ना, कभी तो वही रहोगे कल वाले ही ना। नहीं, लेकिन तुम सोच रहे थे कभी तो तुम सोच रहे थे कुर्ता बदल लेंगे तो कभी बदल जाएगा, कभी वही आया। कली वाले तो मैं पहचान गया ये। ऑफ कोर्स ऋतु आप जवाब दीजिएगा। उन्होंने इस्लाम की अवधारणा पे बात कही, और रिजर्वेशन ये था कि समाज में एक रास्ता हो, समाज में समानता की बात हो, सोशल स्टेटस इक्वल वाली बात पे था, वो बात पे था, उसी पे दिया गया था आरक्षण, उसका मूल बिंदु था वो वाली बात
जी कहाँ से आना हुआ? जी मैं गुजरात से आया हूँ। मैं सरदार पटेल के गुजरात से आया हूँ, अमित शाह के गुजरात से नहीं आया हूँ। मैं महात्मा गांधी के गुजरात से आया हूँ, नरेंद्र मोदी के गुजरात से नहीं आया हूँ। गुजरात का युवा बेरोजगार है। ये हमारी मैडम अभी जो कह रही थी कि वो मुसलमान हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाजपा ने लोकसभा में कितना मुसलमानों को टिकट दिया? भाजपा से कितना मुसलमान सांसद है? भाजपा मुसलमानों को सिर्फ म्युनिसिपालिटी पर ही टिकट देती है। म्युनिसिपालिटी, जिला पंचायत, जहां लोकसभा विधानसभा की बात हुई वहां मुसलमानों को टिकट नहीं देगी, सिवाय मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन के। और कांग्रेस से कितना मुसलमान सांसद है? पूछिए वो हमारी जो मुसलमान की मसीहा बनी फिर रही है। मुसलमानों की जो मसीहा बने फिर रहे हैं, वो बताएं, सवाल का जवाब दे कि आखिर कितने मुसलमानों को टिकट दिया। ऑफकोर्स परेशान मत हुआ करिए जब तीखे सवाल आया करें। सवाल जब तीखे आया करें तो अच्छे लगते हैं। मैं गुमशुदा के बारे में भी बात करूंगा। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर उनसे किसान आंदोलन कवर करने वाले ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने को कहा गया था, जिसके लिए उन पर दबाव बनाने की भी कोशिश की गई थी। यही नहीं, ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान उन्हें लगा कि ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा और भारत में ट्विटर के कर्मचारियों के घर पर छापे मारे जाएंगे। इस दौरान उन्होंने भारत में लोकतंत्र का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। ये दिखाते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में हर उस आवाज का दमन किया जाएगा जो थोड़ी सी, जरा सी भी हिम्मत दिखाएगा। लेकिन सरकार ने दो टूक कह दिया कि डॉर्सी ने झूठ बोला। जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। जैक डॉर्सी ने 29 नवंबर 2021 को ट्विटर के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे से पहले भारत में कृषि सुधार बिल के विरोध में किसानों के आंदोलन का मुद्दा गरमाया हुआ था। लखनऊ में ड्रग्स के इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ ने वजीरगंज में एक अपार्टमेंट में छापेमारी की और गैंग के सरगना अल जैद और उसे सहयोगी हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से प्रतिबंधित दवा भी बरामद। इस बीच लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल में पीछे बैठे अमित कुमार नाम के प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने बहुत करीब से गोली मारी, जो सीधे उनके सिर में जाकर लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अमित कुमार नाम के प्रॉपर्टी डीलर मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर कहीं जा रहे थे, तभी पीछे से आए कुछ बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी। कई टीमें सभी एंगल्स पे जांच करके घटना के अनावरण के लिए तैनात कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक हत्या को अंजाम देने के बाद वो बदमाश वहां से फरार हो गए, जिन्हें ढूंढने के लिए टीमें लगा दी गईं। उधर वृंदावन में प्रेम मंदिर के गोदाम में कल आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। तो मशक्कत करनी पड़ी, हालांकि गनीमत थी कि समय रहते दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए और लकड़ी के गोदाम में लगी आग को फैलने से रोका गया, जिससे मंदिर में काम करने वाले लोग और दर्शन के लिए आए श्रद्धालु सुरक्षित रहे। कोई श्रद्धालुओं पे कोई नहीं, किसी को कोई भी प्रभावित नहीं हुआ है, पूरी तरह से सभी लोग सुरक्षित हैं। प्रेम मंदिर के गोदाम में लगी आग इतनी बड़ी थी कि 5 किलोमीटर दूर से ही धुआं दिख रहा था। गोदाम में मूर्तियां बनाने का सामान, लकड़ी का सामान, बिजली का सामान रखा था, जिनके जलने के बाद करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इधर उत्तराखंड के रुड़की में एक लड़के की मौत पर गुस्सा आए कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। आरोप है कि उस लड़के की हत्या की गई, जबकि पुलिस ने अंदेशा जताया कि 2 दिन पहले सड़क हादसे में उसकी मौत हुई थी। और इसके बाद जैसे ही पुलिस मामले की जांच के लिए उसके गांव पहुंची तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को गांव में घुसने से रोकने के लिए काफी देर तक पत्थर बरसाए। इस दौरान पुलिस के अधिकारी उन्हें समझाते रहे, लेकिन उस लड़के की मौत पर भड़के लोग शांत नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके साथ ही पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में जिले के डीएम और एसएसपी भी वहां पहुंच गए और उनके निर्देश पर पुलिस की कई टीमें पूरे गांव में तैनात कर दी गईं। साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू कर दी गई। तो राजस्थान के अजमेर में पुलिस वालों पर होटल कर्मचारियों को पीटने का आरोप लगा। होटल के मालिक ने आरोप लगाया कि उसके होटल में पहले एक आईपीएस अधिकारी ने नशे में कर्मचारियों के साथ मारपीट की और मारपीट का यह पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुआ, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते दिखाई दिए। होटल मालिक के मुताबिक सीसीटीवी वीडियो में भी आईपीएस अधिकारी सुशील बिश्नोई हरे रंग की टी-शर्ट में दिखाई दिए, जो अपने साथियों के साथ उसके होटल में पार्टी करने पहुंचे थे और किसी बात पर विवाद होने पर होटल के कर्मचारियों को पीट दिया। आरोप है कि इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने भी अधिकारी के दबाव में होटल के कर्मचारियों को पीटा। पूरा मामला अजमेर हाईवे पर बने एक होटल का बताया गया। बात करने लगे तो फिर उन्होंने हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। होटल मालिक ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं की और मारपीट का केस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया, जबकि सीसीटीवी वीडियो में हमला करने वाले साफ दिखाई दिए।
इधर मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल पर कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया है और स्कूल परिसर में एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। नगर पालिका ने बिना इजाजत निर्माण का आरोप लगाते हुए नोटिस दिया था। अवैध निर्माण रुकवाने के लिए नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन विरोध के बाद टीम को वापस होना पड़ा था। शाम को टीम पुलिस के साथ पहुंची और पहले दौर में बुलडोजर के बिना मजदूरों से बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा अलग किया गया। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब पोस्टर की वजह से विवाद में आए गंगा जमुना स्कूल के संचालकों पर अब जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की चोरी का आरोप लग गया। इससे पहले इसी स्कूल पर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। और अब इसी गंगा जमुना स्कूल के संचालकों की 9 फर्मों पर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की चोरी का आरोप लगा। बताया गया कि स्टेट टैक्स विभाग की शुरुआती जांच में टैक्स की चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद स्कूल के संचालकों के खिलाफ जांच में अब जीएसटी विभाग की सागर, जबलपुर और दमोह जिले की टीमें जुट गईं। जीएसटी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब तक 78 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी मिलने का दावा किया गया। हालांकि टैक्स चोरी के ये आरोप शुरुआती जांच के आधार पर लगाए गए। लगभग 78 लाख 68 हजार टैक्स पेनाल्टी इंटरेस्ट इसमें सभी शामिल है। इससे पहले जीएसटी की टीम ने स्कूल के संचालकों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें उनकी दूसरी फर्मों के बारे में भी पता लगा और उनमें भी गड़बड़ियां मिलने का दावा किया गया। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस को इस बात का शक है कि इसके लिए शहनवाज को विशेष ट्रेनिंग दी गई। पुलिस का ऐसा मानना है कि बिना पुख्ता ट्रेनिंग के गेमिंग ऐप से धर्म परिवर्तन कराना आसान काम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि बद्दो को किसने इसके लिए ट्रेन किया था। साथ ही बद्दो जिस तरह से काम कर रहा था, उसके एक साथ इतने लड़कों को हैंडल कर रहा था, वो बद्दो के अकेले का काम नहीं हो सकता। ऐप में बद्दो का नाम रखना भी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। पुलिस धर्मांतरण के इस पूरे खेल के पीछे छिपे लोगों का पर्दाफाश करने में जुट गई है। इधर गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आरोपी बद्दो ने फरार रहने के दौरान कई सबूतों को नष्ट कर दिया। धर्मांतरण मामले में यूपी के गाजियाबाद में केस दर्ज होने के बाद बद्दो 31 मई से फरार हो गया था और पुलिस से बचने के लिए उसने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में कई ठिकाने बदले। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरार रहने के दौरान बद्दो ने अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप में मौजूद गेमिंग ऐप से धर्मांतरण से जुड़े कई सबूतों के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि कई अहम सबूत नष्ट भी कर दिए, क्योंकि उसे ये पता था कि धर्मांतरण से जुड़े सबूत उसे जेल की सलाखों के पीछे लंबे समय तक रख सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान पुलिस को बद्दो के कुछ दूसरे नंबरों की भी जानकारी मिली, जिन पर आए फोन कॉल की जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस उन तमाम लोगों का भी पता लगाने में जुट गई जिन्होंने इस दौरान बद्दो से बात की थी। और गेमिंग ऐप के जरिए हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो को पुलिस महाराष्ट्र के ठाणे से फ्लाइट के जरिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ले आई। हालांकि दावा किया जा रहा था कि बद्दो को सड़क के रास्ते गाजियाबाद लाया जाएगा, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस ने बद्दो को लाने का अपना प्लान बदल दिया और फिर उसे फ्लाइट से गाजियाबाद लाया गया। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग इलाके से बद्दो को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे ठाणे की कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 15 जून के लिए बद्दो की ट्रांजिट रिमांड गाजियाबाद पुलिस को सौंप दी। सूत्रों का कहना है कि उस दौरान कोर्ट में गाजियाबाद पुलिस ने बद्दो को सड़क के रास्ते महाराष्ट्र के ठाणे से यूपी के गाजियाबाद लाने की बात कही, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सुरक्षा की वजह से पुलिस सड़क के बजाय बद्दो को फ्लाइट से लेकर गाजियाबाद पहुंची। इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी बद्दो के ईमेल से पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। कुछ रोज पहले भी यह दावा किया गया था कि हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बद्दो को पाकिस्तान से मदद मिल रही थी और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर ही बद्दो ने गेमिंग ऐप से धर्मांतरण की ये साजिश रची। धर्मांतरण के इस खेल से पर्दा उठाने के लिए पुलिस के साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान साइबर सेल की टीम को कुछ ईमेल आईडी मिली, जिनमें एक का आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी बद्दो ने किया था या नहीं, लेकिन ये पता लगाया जा रहा है कि बद्दो के तार क्या वाकई पाकिस्तान से जुड़े थे और अगर जुड़े थे तो उसे किस तरह से वहां से मदद मिलती थी। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग का उनके गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने भी समर्थन कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पाक अधिकृत कश्मीर भी चाहिए। मध्य प्रदेश के कटनी में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए और किसी न किसी दिन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण और लव जिहाद पर रोक लगाने की मांग की। लव जिहाद भी गलत है, धर्मांतरण भी गलत है और दोनों पर अंकुश लगना चाहिए। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में 7 जून को कोर्ट परिसर के अंदर हुए संजीव जीवा हत्याकांड के आरोपी विजय यादव के घर वालों से पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 4 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि विजय यादव पिछले 3 साल से मुंबई में रह रहा था और वो 3 महीने पहले ही अपने घर लौटा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई से यूपी के जौनपुर लौटने के बाद वो कुछ दिन तक घर पर रहा, लेकिन 11 मई को विजय यादव अचानक गायब हो गया
और आरोप है कि 7 जून को उसने लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर पेशी पर आए गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मार दी थी। इसी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए लखनऊ पुलिस जौनपुर में विजय यादव के घर पहुंची और उसके घर वालों से बातचीत की। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने विजय यादव के माँ बाप और उसके भाइयों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि कहीं शूटर विजय यादव किसी गैंग से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि दावा ये किया गया था कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली थी। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक युवक की हत्या का बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया। एक युवक की हत्या करके शव के टुकड़े करके बोरी में भर के नाली में फेंक दिया गया। मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। साथ ही फोरेंसिक विभाग ने भी सबूत जुटा लिए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक ही परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और सारे अक्यूज लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और आगे की तफ्तीश भी जारी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चुनाव से पहले इस मुद्दे ने राजस्थान में जोर पकड़ लिया। सचिन पायलट के बाद बीजेपी ने भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा और सीबीआई जांच की मांग करते हुए जयपुर में सचिवालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। राजस्थान के पेपर लीक मुद्दे पर बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। बड़ा घोटाला हो रहा है जिसमें युवा पीड़ित हैं, सीबीआई से क्यों घबरा रहे हैं? पुलिस ने गुस्साई भीड़ को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी और बीच सड़क पर गहलोत सरकार के खिलाफ उसका पुतला फूंका। जिन्हें खदेड़ने की जद्दोजहद में पुलिस लगातार पानी का छिड़काव करती रही और हल्का बल प्रयोग करती दिखी, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। किसान आंदोलन के मुद्दे पर ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के आरोपों पर सियासी घमासान छिड़ गया, क्योंकि जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया कि उनसे किसान आंदोलन कवर करने वाले ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने को कहा गया था, जिसके लिए उन पर दबाव बनाने की भी कोशिश की गई थी। यही नहीं, ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान उन्हें लगा कि ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा और भारत में ट्विटर के कर्मचारियों। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे के बीच द्वारका और कच्छ में रेड अलर्ट जारी। कुछ जिलों में येलो अलर्ट। कोस्ट गार्ड के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात। बिपरजॉय तूफान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों से की बात। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार। गुजरात और केंद्र सरकार के बीच लगातार संपर्क। नीतीश मंत्रिमंडल में संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज। तेजस्वी बोले गठबंधन में नहीं, अब मांझी का दल। हालात पर दिल्ली में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक। सहयोगी हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से प्रतिबंधित दवा भी बरामद। इस बीच लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल में पीछे बैठे अमित कुमार नाम के प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने बहुत करीब से गोली मारी, जो सीधे उनके सिर में जाकर लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अमित कुमार नाम के प्रॉपर्टी डीलर मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर कहीं जा रहे थे, तभी पीछे से आए कुछ बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी। कई टीमें सभी एंगल्स पे जांच करके घटना के अनावरण के लिए तैनात कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक हत्या को अंजाम देने के बाद वो बदमाश वहां से फरार हो गए, जिन्हें ढूंढने के लिए टीमें लगा दी गईं। उधर वृंदावन में प्रेम मंदिर के गोदाम में कल आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। तो मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि गनीमत थी कि समय रहते दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए और लकड़ी के गोदाम में लगी आग को फैलने से रोका गया, जिससे मंदिर में काम करने वाले लोग और दर्शन के लिए आए श्रद्धालु सुरक्षित रहे। कोई श्रद्धालुओं पे कोई नहीं, किसी को कोई भी प्रभावित नहीं हुआ है। पूरी तरह सभी लोग सुरक्षित हैं। प्रेम मंदिर के गोदाम में लगी आग इतनी बड़ी थी कि 5 किलोमीटर दूर से ही धुआं दिख रहा था। गोदाम में मूर्तियां बनाने का सामान, लकड़ी का सामान, बिजली का सामान रखा था, जिनके जलने के बाद करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इधर उत्तराखंड के रुड़की में एक लड़के की मौत पर गुस्साए कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। आरोप है कि उस लड़के की हत्या की गई, जबकि पुलिस ने अंदेशा जताया कि 2 दिन पहले सड़क हादसे में उसकी मौत हुई थी। और इसके बाद जैसे ही पुलिस मामले की जांच के लिए उसके गांव पहुंची तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को गांव में घुसने से रोकने के लिए काफी देर तक पत्थर बरसाए। इस दौरान पुलिस के अधिकारी उन्हें समझाते रहे, लेकिन उस लड़के की मौत पर भड़के लोग शांत नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके साथ ही पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में जिले के डीएम और एसएसपी भी वहां पहुंच गए और उनके निर्देश पर पुलिस की कई टीमें पूरे गांव में तैनात कर दी गईं। साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू कर दी गई। तो राजस्थान के अजमेर में पुलिस वालों पर होटल कर्मचारियों को पीटने का आरोप लगा। होटल के मालिक ने आरोप लगाया कि उसके होटल में पहले एक आईपीएस अधिकारी ने नशे में कर्मचारियों के साथ मारपीट की और मारपीट का यह पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुआ,
जिसमें कुछ लोग मारपीट करते दिखाई दिए। होटल मालिक के मुताबिक सीसीटीवी वीडियो में भी आईपीएस अधिकारी सुशील बिश्नोई हरे रंग की टी शर्ट में दिखाई दिए, जो अपने साथियों के साथ उसके होटल में पार्टी करने पहुंचे थे और किसी बात पर विवाद होने पर होटल के कर्मचारियों को पीट दिया। आरोप है कि इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने भी अधिकारी के दबाव में होटल के कर्मचारियों को पीटा। पूरा मामला अजमेर हाईवे पर बने एक होटल का बताया गया। बात करने लगे तो फिर मतलब उन्होंने हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। होटल मालिक ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं की और मारपीट का केस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया, जबकि सीसीटीवी वीडियो में हमला करने वाले साफ दिखाई दिए। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल पर कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया है और स्कूल परिसर में एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। नगर पालिका ने बिना इजाजत निर्माण का आरोप लगाते हुए नोटिस दिया था। अवैध निर्माण रुकवाने के लिए नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन विरोध के बाद टीम को वापस होना पड़ा था। शाम को टीम पुलिस के साथ पहुंची और पहले दौर में बुलडोजर के बिना मजदूरों से बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा अलग किया गया। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब पोस्टर की वजह से विवाद में आए गंगा जमुना स्कूल के संचालकों पर अब जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की चोरी का आरोप लग गया। इससे पहले इसी स्कूल पर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। और अब इसी गंगा जमुना स्कूल के संचालकों की 9 फर्मों पर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की चोरी का आरोप लगा। बताया गया कि स्टेट टैक्स विभाग की शुरुआती जांच में टैक्स की चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद स्कूल के संचालकों के खिलाफ जांच में अब जीएसटी विभाग की सागर, जबलपुर और दमोह जिले की टीमें जुट गईं। जीएसटी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब तक 78 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी मिलने का दावा किया गया। हालांकि टैक्स चोरी के ये आरोप शुरुआती जांच के आधार पर लगाए गए। लगभग 78 लाख 68 हजार टैक्स पेनाल्टी इंटरेस्ट इसमें सभी शामिल है। इससे पहले जीएसटी की टीम ने स्कूल के संचालकों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें उनकी दूसरी फर्मों के बारे में भी पता लगा और उनमें भी गड़बड़ियां मिलने का दावा किया गया। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस को इस बात का शक है कि इसके लिए शहनवाज को विशेष ट्रेनिंग दी गई। पुलिस का ऐसा मानना है कि बिना पुख्ता ट्रेनिंग के गेमिंग ऐप से धर्म परिवर्तन कराना आसान काम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि बद्दो को किसने इसके लिए ट्रेन किया था। साथ ही बद्दो जिस तरह से काम कर रहा था, उसके एक साथ इतने लड़कों को हैंडल कर रहा था, वो बद्दो के अकेले का काम नहीं हो सकता। ऐप में बद्दो का नाम रखना भी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। पुलिस धर्मांतरण के इस पूरे खेल के पीछे छिपे लोगों का पर्दाफाश करने में जुट गई है। इधर गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आरोपी बद्दो ने फरार रहने के दौरान कई सबूतों को नष्ट कर दिया। धर्मांतरण मामले में यूपी के गाजियाबाद में केस दर्ज होने के बाद बद्दो 31 मई से फरार हो गया था और पुलिस से बचने के लिए उसने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में कई ठिकाने बदले। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरार रहने के दौरान बद्दो ने अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप में मौजूद गेमिंग ऐप से धर्मांतरण से जुड़े कई सबूतों के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि कई अहम सबूत नष्ट भी कर दिए, क्योंकि उसे ये पता था कि धर्मांतरण से जुड़े सबूत उसे जेल की सलाखों के पीछे लंबे समय तक रख सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान पुलिस को बद्दो के कुछ दूसरे नंबरों की भी जानकारी मिली, जिन पर आए फोन कॉल की जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस उन तमाम लोगों का भी पता लगाने में जुट गई जिन्होंने इस दौरान बद्दो से बात की थी। और गेमिंग ऐप के जरिए हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो को पुलिस महाराष्ट्र के ठाणे से फ्लाइट के जरिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ले आई। हालांकि दावा किया जा रहा था कि बद्दो को सड़क के रास्ते गाजियाबाद लाया जाएगा, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस ने बद्दो को लाने का अपना प्लान बदल दिया और फिर उसे फ्लाइट से गाजियाबाद लाया गया। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग इलाके से बद्दो को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे ठाणे की कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 15 जून के लिए बद्दो की ट्रांजिट रिमांड गाजियाबाद पुलिस को सौंप दी। सूत्रों का कहना है कि उस दौरान कोर्ट में गाजियाबाद पुलिस ने बद्दो को सड़क के रास्ते महाराष्ट्र के ठाणे से यूपी के गाजियाबाद लाने की बात कही, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सुरक्षा की वजह से पुलिस सड़क के बजाय बद्दो को फ्लाइट से लेकर गाजियाबाद पहुंची। इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी बद्दो के ईमेल से पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। कुछ रोज पहले भी यह दावा किया गया था कि हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बद्दो को पाकिस्तान से मदद मिल रही थी। और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर ही बद्दो ने गेमिंग ऐप से धर्मांतरण की ये साजिश रची। धर्मांतरण के इस खेल से पर्दा उठाने के लिए पुलिस के साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान साइबर सेल की टीम को कुछ ईमेल आईडी मिली, जिनमें एक का आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी बद्दो ने किया था या नहीं, लेकिन ये पता लगाया जा रहा है कि बद्दो के तार क्या वाकई पाकिस्तान से जुड़े थे, और अगर जुड़े थे तो उसे किस तरह से वहां से मदद मिलती थी। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग का उनके गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने भी समर्थन कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पाक अधिकृत कश्मीर भी चाहिए। मध्य प्रदेश के कटनी में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। हमको हिंदू राष्ट्र तो चाहिए,
और किसी न किसी दिन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण और लव जिहाद पर रोक लगाने की मांग की। लव जिहाद भी गलत है, धर्मांतरण भी गलत है और दोनों पर अंकुश लगना चाहिए। बागेश्वर सरकार, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में 7 जून को कोर्ट परिसर के अंदर हुए संजीव जीवा हत्याकांड के आरोपी विजय यादव के घर वालों से पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 4 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों का कदम मिला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो, ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो। कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये देश ऋषियों का, संतों का, पारसाओं का, क्या बात है, ये देश झूमती गाती हुई घटाओं का, ये देश गीता का, इंजील का, अजानों का, ये देश एक खुदा के कई मकानों का, खुदा के सारे मकानों में सर झुका के चलो। कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से आपके बीच में शुरू करने का मौका, और मैं बातचीत फिर से शुरू करूंगा। आप बहुत अच्छी नज्म सुना रहे थे और अक्सर मुझे बहुत पसंद है ये नज्म। जब आप ये जब भी सुनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौसम ने भी थोड़ी सी राहत करी और मैं देख रहा था कुछ लोग इस नज्म के साथ कुछ गुनगुना भी रहे थे और मैं आपको देख रहा था। जी, आप गुनगुना रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कहां से आना हुआ? बिहार से, बनारस से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? रिंकी। बहुत बहुत। तो अभी आए इधर दिल्ली या पहले? फर्स्ट टाइम आए हैं। और आप ये नज्म जानती हैं आप जो ये गा रहे थे? नहीं, पर वह गुनगुना रही थी आप। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे रिंकी जी, आप नज्म गुनगुना रही थी और मैं बड़े ध्यान से देख रहा था। और यही बात है, सिर्फ असल में बात यही है। आज बात तो आरक्षण की हो रही है। आरक्षण की ये कि बीजेपी के अध्यक्ष ने ये बात कही, उन्होंने नाम लिए बंगाल का, राजस्थान का, पंजाब का, दिल्ली का। बंगाल में कहा कि किस तरह से जो आरक्षण ओबीसी का था उसमें 91.4 या 5% जो है वो मुस्लिम ओबीसी को दिया जा रहा है। और आखिर ये क्यों? उन्होंने कहा कि रोहिंग्या और तमाम जो घुसपैठिए हैं उनको दिया जा रहा है। ये बात थी। मैं 1, 2, 4, 5 लोग हैं जिन्होंने कहा कि मैं ऑफकोर्स आ जाऊंगा, मैं बिल्कुल, मुझे मालूम है, जो मैं बिल्कुल वहीं से शुरू करूंगा जहां आपको मैंने छोड़ा था, मुझे मालूम है। जी, मैं बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूंगा, आप रहम करें। जी प्रतीक जी, ब्रेक से पहले आपने कहा तीखे सवाल आते हैं तो आप अलबला उत्साहित हो जाते हैं। तीखे सवाल आते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि खाने में भी मसाला जब पड़ता है तो वो चटपटा थोड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपको स्पष्ट करता हूं, इन्होंने कहा कितने मुसलमान को आपने टिकट दिए, कितने जनप्रतिनिधि अपने मुसलमान को खड़ा किए। हमने कितने टिकट दिए ये मत देखिए सर, हम देखना है तो ये देखिए कि अगर हमने कोरोना में वैक्सीन दिया तो कोई मुस्लिम को रोका गया क्या? अगर हमने किसी को आवाज दिया तो किसी मुस्लिम के आवाज बनने से रोका क्या? अगर हमने आयुष्मान दिया तो किसी मुस्लिम को रोका क्या? ये तय नहीं होगा कि आप टिकट कितने देते हैं। और अगर बात जनप्रतिनिधि की आती है तो इस देश में देश के प्रथम नागरिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और दूसरी बात,
एक बात स्पष्ट करने दीजिए, एक बात स्पष्ट करने दीजिए। एक बिदरी आर्ट होता है, उसके अहमद राशिद कादरी ने क्या कहा जब उन्हें पद्मश्री मिला कि मुझे पद्मश्री इसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिला, किसी कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं मिला। और एक बात, इन्होंने बड़ा अच्छा नज्म सुनाया, तेरी मिट्टी, ये मिट्टी हिंदू का है, ये मिट्टी मुस्लिम का है, ये मिट्टी सिख का है, ये मिट्टी ईसाई का है, लेकिन घुसपैठियों के लिए वोट बंद, अपनी वोट बैंक के लिए घुसपैठियों की हमदर्दी नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रतीक जी इतना चीख चीख के बोल रहे हैं, आप पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, मैं इनकी पूरी बात का जवाब देना चाहूंगी। पहली बात तो भाजपा को मुसलमानों का बहुत आभारी होना चाहिए, बल्कि उनकी आरती उतारनी चाहिए मुसलमानों की, क्योंकि अगर मुसलमान इस देश में नहीं होते तो भाजपा की राजनीति चलने वाली थी नहीं। दूसरी बात, भाजपा को पाकिस्तान का भी उतना ही आभारी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान नहीं होता तो भाजपा की राजनीति नहीं चलती। और मैं आपको बताऊं, मुसलमानों को अधिकार जो है वो कांग्रेस नहीं देती है, ममता बनर्जी नहीं देती है, उनको संविधान अधिकार देता है, और किसी के बाप में दम नहीं है कि मुसलमानों से उनका अधिकार छीन ले, क्योंकि संविधान उन्हें देता है। दूसरी बात यह है कि भाजपा हमेशा मुद्दों को भटकाती क्यों है। आपको तो जानकारी होगी ही कि आज ही राइट ऑफ किया गया है, 8 जून को राइट ऑफ किया गया, जितने भी जो डिफॉल्टर थे, विलफुल डिफॉल्टर थे, जिन्होंने जानबूझकर जो घोटाले किए, उनका जो है पैसा माफ कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। क्यों माफ किया गया? जिस देश में 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो राशन पर निर्भर है, वहां पर हजारों करोड़ के डिफॉल्टर्स को क्यों माफ किया गया? पहली बात। दूसरी बात, आप क्यों नहीं मणिपुर गए? मणिपुर चल रहा है, कल ही मणिपुर में 9 लोगों की हत्या हुई है। क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर जो है देश से बाहर है, केवल वोट लेने मणिपुर जाएंगे, वहां पर पूछने नहीं जाएंगे कि लोगों की हत्या क्यों की जा रही है? जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने सवाल पूछा जी। प्रतीक जी, इन्होंने सवाल कई पूछे, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम के बगैर भाजपा की राजनीति चलती नहीं। बेशक, क्योंकि मुस्लिम भी इस देश का नागरिक है, हमारे लिए हर नागरिक इंपॉर्टेंट है, हम मतभेद नहीं करते, हम मतभेद नहीं करते। दूसरी बात, इन्होंने कहा पाकिस्तान के बगैर आपकी राजनीति नहीं चलती। बेशक, क्योंकि पाकिस्तान के मुद्दे पे विपक्ष की दोहरी नीति एक्सपोज होती है, इसीलिए हमारी आंतरिक सुरक्षा पे ये एक्सपोज होते हैं। और इन्होंने कहा कि मणिपुर नहीं गए, इनको थोड़ा पढ़ के शायद ये नहीं आए। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कमेटियां बनाई है, राहत पैकेज पहुंचाए हैं, और जो इसके षड्यंत्र के पीछे है चुन चुन कर निकाल के कार्रवाई करेंगे। ये बदलता भारत है, देश से खेलोगे छोड़ेंगे नहीं, तोड़ जी। जनाब आली, गुमशुदा की तलाश, बिल्कुल आपका बेटा है, कब से गायब है? दो हैं बेटे, दोनों एक साथ चले गए? विशाल राठौर, आदित्य राठौर। विशाल राठौर और आदित्य राठौर दोनों कब गायब हो गए? दोनों साथ ही साथ? 17 जनवरी से गायब हैं। कहाँ से? पानीपत से। एक बार आप और आए थे? एक बार आए थे। अच्छा, तो दोनों एक साथ ही साथ गए कहीं? हाँ, एक साथ ही। भाई कहीं भी हो, बड़े वाले की उम्र क्या है? बड़े वाले की उम्र है 17 साल। भाई वो तो समझदार है। अरे भाई, कहीं भी हो या प्रोग्राम देख रहे हो या समझदार हो तो वापस लौट के आए। आपके पिताजी एक बार पहले, कितने दिन पहले आए थे आप यहाँ? हम आए थे करीबन 20 दिन पहले। 20 दिन पहले आए थे। पिताजी परेशान हैं, फोटो लेके घूमते हैं, ये अच्छी बात नहीं। अगर आप नाराज हैं किसी बात पे तो घर लौटे, बातचीत करें, उसको समस्या का हल करें। पहले इधर एंड देन विल कम टू जी। प्रतीक जी 2 सेकंड दे दीजिए इनके बात। हाँ बिल्कुल, आ रहे हैं, आपका प्रोग्राम है, जितने में 2 मिनट क्या होता है, ज्यादा लीजिए। ओबीसी पे लगातार बात कर रहे हैं, तो जातीय जनगणना से परेशानी क्या है? अरे इन्होंने तो सिंपल जनगणना भी नहीं कराई, तो 2021 में होनी थी। और कोरोना वजह नहीं, कोरोना वजह थी, बाकी सब प्रोग्राम हो रहे थे मोदी जी के साथ। कोरोना 21 में ही था, मैं समझते था। अब 23 आ गया है, उसके बीच में 22 आ गया। मोदी जी ने चुनाव का जाके यूपी में भी चुनाव लड़ लिया, बंगाल में भी चुनाव लड़ लिया, कर्नाटक में भी चुनाव लड़ लिया, पंजाब में भी चुनाव लड़ लिया, लेकिन इनसे जनगणना नहीं हो रही है। ये सही नंबर लाने नहीं देना चाहते लोगों के सामने, क्योंकि लोगों को उनका हक देना पड़ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये देखिए, मैं इनकी जाति करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, उस पर 2 लाइन पढ़ देना चाहता हूं। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पे शूर,
जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय मोदी जी जो खुद बोलते हैं मैं ओबीसी समाज से आया हूं, जो रोते हैं आके लोगों के मेरे को इतनी गालियां दी, वो कब जातीय जनगणना करवाएंगे और कब ओबीसी समाज को न्याय देने का काम करें, ये भारतीय जनता पार्टी बताए हमें। जी जनाब। ये जाति जनगणना पे सवाल खड़ा करते हैं, जरा इनसे पूछिए जब कोरोना आ रहा था तो सीए एनआरसी के लिए शाहीन बाग क्रिएट करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आसाम पे चुप रहते हैं, झारखंड पे चुप रहते हैं और जाति की बात तब करते हैं जब इन्हें वोट बैंक नजर आता है। और एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, इन्होंने एक शायरी सुनाई, मैं इनको बता देता हूं, हमारे लिए अटल जी की वो पंक्तियां सदैव याद रहेगी, हमारे लिए अटल जी की पंक्तियां सदैव याद रहेगी। उन्मत्त मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा और हम हर धर्म हर जाति को लेकर चल रहे हैं। आया जी जनाब कंबोज जी, जी बताइए कंबोज जी। एक कह रहा हूँ प्रतीक जी, हम एक समाज के आदमी हैं, जनता है 142 करोड़ के हम आदमी हैं, हमें चाहिए यहाँ नौकरी, हमें चाहिए रोजगार, न चाहिए हमें पाकिस्तान, न चाहिए हमें चीन। जब हमें जरूरत होगी हम सारे लड़ेंगे चीन से, हम लड़ेंगे पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान की बात यहाँ करेगा उसको कोई वोट मत देना। बस खत्म हो गया। आटा की बात करो, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, ये क्या है? और टीडीपी जाए भाड़ में, हमें पता नहीं है। जी सर, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और आपके माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। सर पिछले एक वर्ष से एक मिनट कंबोज जी हो गया जी। पिछले एक वर्ष से 1500 तदर्थ शिक्षक उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। तदर्थ वाले एडहॉक वाले टीचर, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। अभी सर बात कर रहे थे वैक्सीन दे दी, ये दे दी, वो दे दी। सर से पूछना चाहूंगा कि वेलफेयर स्टेट की घोषणा संविधान करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। आपकी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर करते हुए उनके लिए कहा था कि संविधान के आर्टिकल 21A को सुरक्षित रखने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक नहीं है। और आज उन्हीं शिक्षकों को आपकी सरकार वेतन नहीं दे रही। 1500 शिक्षक हैं, एक साल से वेतन नहीं पा रहे हैं। अमित मालवीय जी हिमाचल का ट्वीट कर रहे हैं कि 5000 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। 1500 शिक्षकों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में वेतन नहीं मिल रहा है, एक साल से नहीं मिल रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का ऑर्डर, हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच का ऑर्डर, और इस बार सरकार इन शिक्षकों के खिलाफ लार्जर बेंच में जा रही है। जी जी मैं बात करूंगा। जी जनाब, जी बोलिए। इसमें क्या है कि हिंदू मुस्लिम ये लोग तो करते रहेंगे, बीजेपी कांग्रेस वाले, इन्हें तो कुछ है नहीं। ऑडियंस का भला तो होना नहीं है। चाहे बीजेपी का वोट दे लो, चाहे कांग्रेस का वोट दे लो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कहाँ से आना हुआ है आपका? कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत। एक मिनट दो, मैं आ रहा। वेट। कहाँ? प्रशांत जी रुको भाई, तुम्हें तो क्या जैसे शाम होती तो बहाना मिल जाता तुम्हें तो। जी प्रशांत जी क्या काम करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ सर। एडवोकेट है, तो आज गए नहीं कोर्ट? आज हॉलीडे स्टार्ट हो गई। हॉलीडे स्टार्ट हो गया, अच्छा ओ यस, हाँ जी वेरी गुड। तो आपने कहा कि मुद्दा पर क्या है, पॉइंट क्या है? मुद्दा ये है कि ये हिंदू मुस्लिम तो ये करते रहेंगे, लेकिन ये जो हमारी जो सारी ये जनता है ना, ये पता नहीं ये मतलब बेवकूफ बना देते हैं, ये हमें कैसे भी बना देते हैं। ये बड़े होशियार हैं। महंगाई, बेरोजगारी वगैरह इतने सारे मुद्दे रखे हैं, लेकिन तभी भी। जी आपने हाथ उठाया था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूमान है और मैं इस मुद्दे पे ये बोलना चाहूंगी कि हिंदू। भाई रुकिए, अरे रुको, आ रहे हैं। सर मैं इस मुद्दे पे ये बोलना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही इस देश के निवासी हैं। पहली बात कि दोनों ही इस देश के निवासी हैं, जो भी चीजें हों दोनों के हक में हो ना। आज एजुकेशन के बाद इतने सारे स्टूडेंट हैं जो जॉब के लिए। भाई अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं दूसरे का, आपकी मुद्दे की बात कर रहे हैं, दूसरे की भी तो बात सुनिए, क्या कह रहा है सुनने की कोशिश करिए ना। जी देश की जनता को तो बहुत सारे तरीके हैं भ्रमित करने के, क्या कोई ऐसा तरीका निकालती है हमारी गवर्नमेंट जिससे जो नया यूथ है वो प्रबल हो और जो मजबूत हो, नया यूथ जो हो मजबूत हो। जी देखिए, जैसे मोदी गवर्नमेंट ने सवर्ण आरक्षण जो लागू किया था 10%, उसमें आप देखें कि उसमें लोगों की भ्रांति यह है कि उसमें ब्राह्मण है, ठाकुर है, यही ज्यादातर, लेकिन उसमें मुस्लिम में ही है। इसी तरीके से वहां अगर पिछड़ा है तो वहां भी है, तो इसके लिए आप कहेंगे क्या कि इसमें मुस्लिम कैसे आ गए? क्योंकि मुस्लिम उसमें है तो वो भी सवर्ण आरक्षण। नहीं, वो ये बात नहीं कह रहे, वो ये कह रहे कि 91%, 100% में 91% मुसलमान कैसे? मुझे लग रहा है कि इसमें बीजेपी के जो राज्य थे उनको भी लाना चाहिए था और
मुझे तो ये लगता है कि आपको ये कहना चाहिए कि बीजेपी वालों को चश्मा लगवाना चाहिए। दोनों राज्यों को, अपने राज्यों को भी लाते और बताते कि हमने यहाँ पर आरक्षण जो ओबीसी को इतना दिया है, इन लोगों ने नहीं दे पाया है। तो ये बीजेपी को बताना चाहिए। इस पर 4 राज्य विपक्ष के लिए है कि जो दूसरे उनसे हैं, उनकी केवल आप तुलना करें, आप तुलना करना चाहिए।